दर्शकों नमस्कार, होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात करेंगे थर्ड हाउस। देखिए थर्ड हाउस के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जिसको आप मेरे चैनल पर एस्ट्रो क्राउन एसएच पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो आज मैं कुछ और नॉलेज आपको बताने जा रही हूँ वो मे बी कि आपको बहुत उससे फ़ायदा हो। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो लेट अस सी व्हाट द थर्ड हाउस रिप्रेजेंट। थर्ड हाउस आपका पराक्रम है, आपकी विल पावर है, आपका साहस है, करेज है, एफर्ट्स है, सभी को थर्ड हाउस दिखाता है। छोटे भाई बहनों का घर है और आपकी कम्युनिकेशन का घर है। तो इस हिसाब से इसका जो कारक ग्रह है, थर्ड हाउस का कारक ग्रह मंगल है। लेकिन अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस का रूलर है मरकरी, और मरकरी क्या है? कम्युनिकेशन का कारक है। ये हमारी बातचीत को, हमारी कम्युनिकेशन को दर्शाता है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन एक आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गई है। मतलब लोग बिल्कुल संकुचित हो गए हैं। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग डायरेक्टली उन्होंने क्या मीडिया को अपना लिया है। दिस मीडिया हैज़ बिकम द वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन आते हैं, टीवी आते हैं, और भी इंटरनेट, इससे कनेक्टेड जितने भी गैजेट्स हैं सारे कम्युनिकेशन के वे हैं। कम्युनिकेशंस मीन कि मेरे पास कोई भी कितना भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब तक उसका आदान प्रदान नहीं होगा तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम्युनिकेशन मीन्स आदान प्रदान। मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपको बताऊं, और वाइस वर्सा आपसे, किताबों से या अपने मेंटर से, किसी से भी मैं नॉलेज गेन करूं। दैट इज़ कम्युनिकेशन। जो बोलकर, अब मैं जैसे बोल रही हूँ, या इंटरनेट के थ्रू क्लासेस लेते हैं, कुछ आपने देखा है वीडियो डालते हैं, ये सब क्या है? ये कम्युनिकेशन के वे हैं। तो मतलब हमारे विचारों का आदान प्रदान। अब आपने देखा होगा कंपनीज में लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं और अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। ड्रामाज एंड जो ड्रामाज हैं वो अपनी मतलब अपनी कला को दिखाना, वो भी एक प्रेजेंटेशन है और कम्युनिकेशन है। मतलब जो भी कला आपके पास है आप उसको किसी भी तरीके से दिखाते हैं, वो भी आपकी प्रेजेंटेशन, आपके एक्ट, आपके ड्रामास, ये सब थर्ड हाउस से ही हम लोग देखेंगे। मतलब जो आप में ये कला है, ये प्रतिभा है, ये भी थर्ड हाउस से ही देखी जाती है। अगर हम स्पिरिचुअली बात करें, आध्यात्म की बात करें, तो ये थर्ड हाउस आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। किस तरीके से? इसको गुरु उपदेश भी, थर्ड हाउस को गुरु उपदेश भी कहा जाता है। मतलब आप गुरु बनकर किसी को ज्ञान दें और गुरु से ज्ञान लें। दिस इज ऑल्सो ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब थर्ड हाउस इज ऑल्सो ऑफ गुरु उपदेश। नेक्स्ट इज पात्रता कुपात्रता, डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग। सपोज वाई थर्ड हाउस इज बैड, मतलब जो मेरा थर्ड हाउस या थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, इट इज़ इन बैड पोजीशन। तो क्या होगा कि जो मेरा ज्ञान होगा वो कुपात्र के पास जाएगा। पात्र जो उसका पात्र जानते हैं, जो डिजर्विंग पर्सन है उसके पास नहीं जाएगा, वो कुपात्र के पास जाएगा। तो इसीलिए हमेशा किसी को ज्ञान देते टाइम पात्रता और कुपात्रता का देखना बहुत ज़रूरी है। वो भी हमें थर्ड हाउस से रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग दान देते हैं किसी दान, जैसे विद्या दान, गौ दान, देन ज्ञान दान, धर्म दान, कन्या दान। तो अगर वो किसी गलत पर्सन के पास चले जाए तो कहीं ना कहीं यकीन मानिए उसके भागीदार हम भी होते हैं। तो तीसरे घर से पात्रता
और कुपात्रता देखी जाती है, इसलिए कभी भी अगर आप दान कर रहे हैं या अपनी नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं तो पात्र देखकर ही उसको कन्वे कीजिए, क्योंकि ज्ञान उसी को देना चाहिए जो उसकी कद्र करे। जो उसको अंडरस्टैंड ना करे उसको ज़बरदस्ती ज्ञान देने की कोशिश ना करें। और जैसे छोटी यात्राएं, शॉर्ट यात्राएं, वो भी हम कहाँ से देखते हैं? थर्ड हाउस से देखते हैं। जैसे मान लो हम गाज़ियाबाद टू दिल्ली चले गए, दिल्ली टू अलीगढ़ चले गए, तो ये भी हमारी छोटी यात्राएं हैं। या हम साइकिल से कई बार मार्केटिंग करने जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो भी ये सब जो शॉर्ट यात्राएं हैं इनको हम कहाँ से देखते हैं? थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो चेंज ऑफ प्लेस। मतलब जो हमारा नेटिव प्लेस है वो कौन सा नेटिव प्लेस कहाँ से रिप्रेजेंट होता है? फोर्थ से, बिकॉज इट इज़ 12th फ्रॉम द फोर्थ। तो ये हमारा जो चेंज ऑफ रेजिडेंस या चेंज ऑफ प्लेस है। अगर हमें हमारे पास कोई पूछने आया है और कोई क्लाइंट आया है और वो हमसे पूछता है कि क्या मेरी कुंडली में मेरा घर चेंज होने के कोई योग हैं, तो हम उसको थर्ड हाउस से ही देखेंगे। मतलब वी लुक फॉर थर्ड हाउस। चौथा घर जो है, थर्ड हाउस जो है वो चौथे की हानि करता है। क्यों कि चौथे घर की हानि करता है? क्योंकि इससे ये 12वां है। तो बेसिकली जो थर्ड हाउस है वो हमारा मूवमेंट शो करता है, वो हमारा पराक्रम शो करता है, वो हमारा कम्युनिकेशन, हमारे सिबलिंग्स, पात्रता कुपात्रता, देन गुरु उपदेश, मार्केटिंग भी। अगर हमें मार्केटिंग के बारे में देखना है, जैसे सेल्स या मार्केटिंग, तो हम कहाँ से देखेंगे? हम थर्ड हाउस से ही देखेंगे। क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग में आप क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट है, बहुत सुंदर है, मान लीजिए ये माला ही मुझे बेचनी है तो मैं इसकी बहुत प्रेस करूँगी, देखो इसमें इसके मोती जो हैं वो सच्चे हैं, और ये अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं उसको बोलूँगी कि देखिए इसको पहनने से आपको मन को शांति भी मिलेगी। मतलब आप में कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो भी हम कहाँ से देखते हैं? तीसरे घर से देखते हैं। और तीसरा घर इंफॉर्मेशन का भी है, डाटा का भी है। वैसे तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये 8th हाउस से देखी जाती है, लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का हाउस है, डाटा का हाउस है, इसलिए इसको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। जब भी हम किसी घर का विचार करते हैं, जब भी हम किसी घर के बारे में सोचते हैं, तो मान लीजिए हम थर्ड हाउस, अभी बात चल रही है थर्ड हाउस की, तो जब हम थर्ड हाउस को देखेंगे तो हमें उसके सामने वाले घर के बारे में ज़रूर विचार करना है। इसके सामने वाला घर कौन सा होगा? थर्ड हाउस के सामने वाला घर होगा 9th हाउस। क्योंकि जब कोई ग्रह अपने तीसरे घर में बैठा होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? 9वें घर पर। और जब देन जो मतलब 9वां घर जो है हमारा लक का है, मीन्स हमारा जो तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह है वो पूरा 9वें घर को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए जब हम किसी घर के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, उस घर को एनालाइज करते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लुक फॉर द 7th हाउस जस्ट ऑपोजिट टू इट। मान लीजिए कि हमारे पास एज पर क्लासिक्स पराशर ऋषि कहते हैं कि तीसरे घर में पाप ग्रह जो जिनको हम इंग्लिश में मैलिफिक बोलते हैं, पाप ग्रह जो मैलिफिक ग्रह हैं, दे आर वेरी गुड इन थर्ड हाउस। और वो थर्ड हाउस किसका है? संघर्ष का है। मतलब अगर मैलिफिक बैठे होंगे तो आपको संघर्ष करने में सहायता देंगे, सपोर्ट करेंगे, लड़ने में सपोर्ट करेंगे। और ये आपकी लॉन्गेविटी, क्योंकि 8th फ्रॉम 8th, तो ये आपकी लॉन्गेविटी को भी दर्शाता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से कि अगर मेष लग्न की कुंडली है
और उसमें उसके तीसरे घर में शनि, राहु, मंगल और सन बैठे हैं। तो कैसा ये इनकी कैसे स्थिति है? अकॉर्डिंग टू पराशर ऋषि, दे आर वेरी गुड इन थर्ड हाउस। बट ये जब तीसरे घर में बैठते हैं तो तीसरा घर किसका है? संघर्ष का है। तो ये संघर्ष को दिखाते हैं। तो पराशर ऋषि के हिसाब से पाप ग्रहों को लॉन्गेविटी के हिसाब से अच्छा माना जाता है। यहाँ पर व्यक्ति को लड़ने की क्षमता भी मिलती है जब पाप ग्रह यहाँ पर मिलते हैं, जिसके कारण शास्त्रों में कहा गया कि सैटर्न, राहु, मार्स एंड सन विल हेल्प यू इन संघर्ष एंड गिव लॉन्गेविटी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो जब सैटर्न, राहु, मार्स और सन अगर थर्ड हाउस में होंगे तो ये आपको संघर्ष करने में मदद करेंगे, आपकी लॉन्गेविटी अच्छी होगी। लेकिन ये नहीं है कि आपने देखा कि शनि ये सब मैलिफिक बैठे और किसी को कह दिया आप 90 साल जियोगे, 100 साल जियोगे। आपको और फैक्टर्स भी देखने होंगे। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा, उन्होंने कहा है कि वो लॉन्गेविटी को बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप एफर्ट्स करते हो, इस वजह से। अब आगे देख लेते हैं। अगर हमारे पास एरीज लग्न की कुंडली है और उसमें शनि तीसरे घर में बैठे हैं तो तीसरा घर किसका हो गया? संघर्ष का हो गया। तो आप बताइए कि यहाँ पर शनि को अब कुछ भी पाने के लिए, क्योंकि शनि जो है मेहनत का प्लैनेट है, तो क्या उसको संघर्ष करना पड़ेगा एज पर पराशर ऋषि रूल? जी हाँ, जब शनि यहाँ पर बैठते हैं वो किसको देख रहे हैं? 9वें घर को देख रहे हैं सामने। मैंने कहा था ना कि जब भी कोई प्लैनेट किसी भी घर में बैठे तो हमें उसके सामने वाले घर का भी विचार करना होता है। तो यहाँ से हम अगर तीसरे घर से देखें तो 9वां घर जो लक का है, मतलब हमारे लक की एक्टिवेशन कब होगी? जब हम मेहनत करेंगे। अगर शनि तीसरे घर में बैठा है तो उसको अपनी चीज़ें कम मिलेंगी। उसका लक कब एक्टिवेट होगा? जब वो मेहनत करेगा। और सैटर्न जो है वो हार्ड वर्क, कि अगर आप किसी को देखो कि कभी कोई व्यक्ति बहुत रिच नज़र आ रहा है और उसके पास बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा घर है, बड़ा सा बंगला है, तो आप इंटरनली देखोगे कि अगर उस व्यक्ति के पास ये सब है तो उसने सब अपनी मेहनत से कमाया है। कोई कहे कि देखो इसके पास इतना, आप उसका जो डेली रूटीन है आप उसको ऑब्जर्व कीजिए या उसके घर जाके देखिए, तो आप जान पाएंगे कि उसको ये यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है। जिस व्यक्ति के तीसरे घर में शनि होगा तो उसको बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो मैलिफिक हैं वहाँ अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो तीसरा घर है संघर्ष का, और शनि क्या है? मेहनत के कारक है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब अगर हम देख लेते हैं, मतलब भाग्य की जागृति के लिए ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए तीसरे घर में मंगल है, और मंगल कौन है? एक योद्धा है, लड़ाई का कारक है, तो तीसरे घर से वो 7वें घर को देख रहा है, तो क्या होगा? तो ऐसे में मंगल कहेगा कि वो जब उसके लक की एक्टिवेशन, 9वें घर की एक्टिवेशन कब होगी? मंगल को अब चीज़ें कम मिलेंगी जब मंगल वहाँ पर लड़ाई करेगा, एक योद्धा की तरह काम करेगा। मतलब लड़ाई का मतलब ये नहीं कि किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा। मंगल कहता है भाई मुझे तो अपने काम करने से मतलब है, मैं कोई वेट नहीं करूँगा। शनि तो वेट कर लेते हैं, डिले कर देते हैं काम को, कोई बात नहीं, बट मंगल इज़ एग्रेसिव, ही सेज लेट मी गेट द थिंग्स सून। उसको जल्दी मची हुई है, तो
अगर उसको काम अपनी चीज़ों को पाने में लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े तो वो ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं रहेगा। और इन केस शनि के साथ मंगल भी बैठ जाए तीसरे घर में तो ऐसा क्या होगा, तब इस व्यक्ति को सैटर्न जो है वो संघर्ष दिखाते हैं और मार्स जो है वो किसके कारक है, लड़ाई झगड़े के कारक है। तो ऐसे में संघर्ष की जो क्वालिटी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ऐसे व्यक्ति को संघर्ष भी करना पड़ेगा और लड़ाई भी करनी पड़ेगी, तब ही जाकर उसका 9वां घर एक्टिवेट होगा। मतलब जब तक एक्टिवेशन नहीं होगी तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रह पड़े हुए हैं और लोग कहते हैं कि हमें ग्रह हमारा तो ये उच्च का है, हमारा तो नीच का है। भाई उच्च नीच होने से होता क्या है, जब तक आप उस ग्रह का रिलेटेड काम नहीं करोगे, उसके जो सिग्निफिकेशन है, ग्रह तो तभी तो आपको रिजल्ट देगा ना जब आप अपने सिग्निफिकेशंस को यूज़ करोगे, ग्रह के सिग्निफिकेशन को। शनि मेहनत का कारक है, मेहनत करो। मंगल एग्रेशन का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है। तो मतलब यहाँ पर संघर्ष और बढ़ गया, शनि मंगल दोनों बैठ गए। तो ऐसे में आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा और लड़ाई भी करनी पड़ेगी, तभी आपको आपका 9th हाउस एक्टिवेट होगा, तभी आपका 9वां घर लक हाउस जिसको कहते हैं उसकी जागृति होगी। सैटर्न इन 3rd हाउस संघर्ष करेगा। जो ग्रह तीसरे घर में होता है उसे अपनी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर शनि 10वें घर के और 11वें घर के मालिक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि को मान प्रतिष्ठा, 10वें घर के भी मालिक है, मान प्रतिष्ठा, और 10वां घर क्या है, गेन का घर है। मान प्रतिष्ठा 11th हाउसेज ऑफ गेन्स एंड इच्छा पूर्ति फॉर प्रोग्रेस। मतलब अगर ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में प्रोग्रेस करनी है तो उसको मेहनत कर्म तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जो कि 11th का लॉर्ड भी है मेष लगन में, जो मतलब उसके लाभ को दर्शा रहा है, वो कहाँ आ गया, 3rd हाउस में, संघर्ष के घर में आ गया। सो ऐसे व्यक्ति को धनार्जन करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब अगर इसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ जाए, मान लीजिए मंगल और शनि बैठे हैं, इनके ऊपर जुपिटर कैसा ग्रह है, जुपिटर तो ब्लेस कर देता है, एक एक डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वरीय कृपा है। तो अगर इसके ऊपर ईश्वरीय कृपा आ गई, तो वो क्या करेगा, व्यक्ति को ब्लेस कर देगा और कहेगा कि ठीक है, आप जितनी मेहनत करोगे उसका, शनि जब बैठे हैं 3rd हाउस में, तो वो बोलते हैं वॉट एवर द पर्सन विल डू एफर्ट्स ही विल गेट रिजल्ट ईजीली। मतलब थोड़ा जुपिटर उसको डाइल्यूट कर देगा उसके संघर्ष को, और वो कहता है आप जितनी मेहनत करोगे मैं उसका आपको रिजल्ट दूंगा। और यहाँ पर मंगल जो है मेष लग्न में, लग्न के और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो लग्न लॉर्ड कहाँ चला गया, 3rd हाउस में, मतलब सेल्फ एफर्ट्स में चला गया। अगर लग्न लॉर्ड गोज टू 3rd हाउस, इट शोज हिज सेल्फ एफर्ट्स। तो मतलब ऐसा व्यक्ति सेल्फ एफर्ट्स में बिलीव करता है। तो उसको जो अपनी चुनौतियों को, मंगल को, अगर मंगल यहाँ पर बैठा है तो उसको मेष लग्न की बात कर रही हूँ, तो उसको अपनी चुनौतियों को पार करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो सैटर्न के साथ में है, और व्यक्ति खुद सैटर्न वाला, और व्यक्ति मंगल है, मंगल जब 1st लॉर्ड 3rd में आ गया तो खुद भी मेहनती होगा। 1st लॉर्ड इन 3rd शोज सेल्फ एफर्ट्स। यहाँ भी इस व्यक्ति को सफलता बहुत आराम से नहीं मिलेगी। अगर आराम से कब मिलेगी, ईजिली कब मिल जाएगी, जब उसके ऊपर कहीं से भी जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, जुपिटर की दृष्टि होगी, या इस ग्रह का रिलेशन किसी अच्छे बेनिफिक ग्रह के साथ होगा। अगर जुपिटर नहीं है तो कोई और बेनिफिक ग्रह के साथ में इसका रिलेशन बन जाए। अब मान लो दोनों ही ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, ये तो मैं बता चुकी वैसे, फिर भी तो
दोनों ग्रह सैटर्न और मार्स इकट्ठे आ गए हैं, तो इसमें संघर्ष और लड़ाई करने पर ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं, जब आप कुंडली में थर्ड हाउस का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको अगर आप कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो मैंने पहले ही बोला कि उसके सामने वाले घर का भी विचार करना पड़ेगा। अगर उसके सामने वाला घर कौन सा है? 9th हाउस। अगर 9th हाउस खाली है तो ऐसे में जो भी ग्रह है उसका पूरा रॉब रहेगा, उसका मतलब पूरा कंट्रोल, उसके कंट्रोल जो वो उसके जो रिजल्ट है वो सामने वाला प्लेनेट देगा। मीन्स अगर सैटर्न बैठा है, अगर खाली है तो थर्ड हाउस में सैटर्न बैठे तो अपना पूरा इफेक्ट देगा। अगर मार्स बैठा पूरा इफेक्ट देगा। सैटर्न मार्स इकट्ठे बैठे तो अब पूरा इफेक्ट देगा। ऐसे व्यक्ति को वो आत्मबल, संघर्ष, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जो है अपने थर्ड हाउस के जो सामने बैठा है उसका भी विचार करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? संघर्ष करने वाला होगा, करेजियस होगा। और अगर ऐसे में उसके साथ शुभ ग्रह बैठे हैं या जुपिटर का एस्पेक्ट है तो पोजीशन थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगा। अब बात आती है कि अभी हमने पराशर ऋषि जी ने कहा कि अगर यहाँ पर थर्ड हाउस में पाप ग्रह बैठे हैं तो वो संघर्ष करवाएंगे। लेकिन जो बीवी रमन जी हैं, जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर और साइंटिस्ट रहे हैं, उनका कहना है कि मतलब आप क्या सोचते हैं कि अगर यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट आ जाए तो क्या पोजीशन होगी? क्या उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा या उनको कुछ नहीं मिलेगा? तो देखते हैं कि उनका इफेक्ट कैसा होता है। बीवी रमन जी ने कहा कि जब यहाँ पर जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो आपकी लाइफ में जो है वो कंफर्ट ऐड कर देते हैं, और जो बेनिफिक होते हैं वो डिस्कम्फर्ट ऐड करते हैं। तो जो ये बेनिफिक प्लैनेट हैं उन्होंने इनकी सराहना की है थर्ड हाउस में, मतलब दे विल ऐड टू योर कंफर्ट इन योर लाइफ। अब आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर जुपिटर, वीनस, मरकरी और मून, ये क्या हैं? ये बेनिफिक प्लैनेट है। और अगर ये थर्ड हाउस में बैठे हैं तो कौन से घर पर दृष्टि डाल रहे हैं? ये दृष्टि डाल रहे हैं 9वें घर पर, 9th हाउस पर डाल रहे हैं। और 9वां घर अगर एम्प्टी है तो ये व्यक्ति को, अकॉर्डिंग टू रमन जी, ये व्यक्ति को बिना मेहनत के बहुत कुछ दे सकते हैं। मतलब जहाँ इतना संघर्ष करना पड़ा हमें मेलेफिक के साथ, लेकिन अगर ये ग्रह यहाँ पर बैठे हैं तो जैसे कहते हैं ना कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो फली भी नहीं तोड़ता, ये तो आराम से बैठा है। तो क्यों बैठा है? क्योंकि उसके तीसरे घर में ये बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं। और अगर ये बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते, आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना देते हैं। तो कई मतलब ये उसका रीज़न यही है कि कोई काम नहीं कर रहा है, बैठा है, थोड़ा बहुत काम कर लिया फिर सुस्ता लिया, तब भी उसके पास सब कुछ है। लोग जेलस फील करते हैं, देखो उसके पास ही घर है, दौलत, सब कुछ है, और वो तो कुछ फली भी नहीं तोड़ता। तो उसका रीज़न यही है। आप उसके कुंडली में जाकर देखो कि वहाँ पर तीसरे घर में बेनिफिक प्लैनेट बैठे होंगे। मान लीजिए जुपिटर तीसरे घर में है तो क्या वो करेज देगा? अब बात कर लेते हैं करेज की। जो तीसरा घर है करेज की, बताइए अगर जुपिटर तीसरे घर में है तो करेज देगा? देगा। कैसे? क्योंकि जुपिटर जो है वो आपको ये देखना कि कौन सा प्लेनेट किसके साथ जुड़ा हुआ है। जुपिटर किसका है? धर्म का कारक है। तो अगर जुपिटर गवर्न व्यक्ति बैठा रहेगा चुपचाप, अगर जिसका थर्ड हाउस में, वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ है, ये न्याय से जुड़ा हुआ है, ये नीति अनीति से जुड़ा हुआ है, तो जब भी बात धर्म की होगी तो इसमें इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी करेज आ जाएगी।
ये धर्म के लिए लड़ मरेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को 10 लोग दबा रहे हैं और ये देखेगा कि वो व्यक्ति सही है, तो ये झट दौड़ कर जाएगा और वहाँ पर बोलेगा आपको कि इसको छोड़ दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है, आप इसको क्यों बेकार में परेशान कर रहे हैं। मतलब उस वक़्त नीति अनीति सच्चाई इन सब कामों, धर्म इन सब कामों के लिए बृहस्पति को जो बेनिफिक हैं वो इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर तीसरे घर में यस, अब बात कर लेते हैं। तीसरे घर में मरकरी होगा, बुध होगा। बुध किसका कारक है? बुध इंटेलिजेंसी का कारक है और बुध की राशि तो तीसरे घर में होती ही है। ये थर्ड हाउस का रूलर है। बुध शास्त्रों को दिखाता है, बुध स्टडी को दिखाता है, बुध ज्ञान को दिखाता है। तो जो आपके 9वें भाव की एक्टिवेशन होगी, कब होगी? ओह माय गॉड, 26-10। बात कर लेते हैं मरकरी की। जब मरकरी थर्ड हाउस में होगा तो मरकरी थर्ड हाउस का रूलर है काल पुरुष कुंडली में। तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, ऐसा व्यक्ति एजुकेशन से जुड़ा होता है, शास्त्रार्थ से जुड़ा होता है। मरकरी शास्त्रार्थ से जुड़ा दिखाता है, पब्लिकेशन दिखाता है, राइटिंग दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति राइटिंग में, पब्लिकेशन में, शास्त्रार्थ में निपुण होगा। मीन्स बात होगी शास्त्रार्थ की, तो वो बोलेगा कि नहीं मैंने पढ़ा है, मुझे बताओ आप क्या जानना चाहते हैं। तो उसकी जो एक्टिवेशन होगी, उसका लक कब बढ़ेगा? जब वो अपने मरकरी को एक्टिवेट करेगा। मतलब 9th हाउस को एक्टिवेशन तब होगा जब मरकरी जितना ज़्यादा वो पढ़ता चला जाएगा, जितना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होता चला जाएगा, लोगों से शास्त्रार्थ करेगा, तो उतना ही जितनी ज़्यादा उसको नॉलेज होगी तो उसका उतना ही भाग्य की जागृति होती रहेगी। और अगर यहाँ पर मून आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो आप कहेंगे कि चंद्रमा ये तो बहुत इमोशनल प्लैनेट है, इमोशंस का कारक है, इसमें करेज कैसी आएगी? देखिए, अगर हम टॉरस लगन की बात करें तो टॉरस लगन में अगर चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है तो तीसरे घर में बैठा है और बात अगर उसके परिवार की आए, वो मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिन एरियाज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा उसमें हिम्मत आ जाएगी, बहुत करेज आ जाएगी। ठीक, सेंसिटिव है तो इसी वजह से तो उसमें करेज आएगी। वैसे चाहे वो शांत नेचर का, वो चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन अब टॉरस लग्न की कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है और सेकंड हाउस किसका है? परिवार का है। मान लीजिए वो परिवार के एरिया में बहुत सेंसिटिव है, परिवार वालों के लिए बहुत सेंसिटिव है, और तो वो क्या करेगा? तो वो परिवार वालों के लिए लड़ मर पड़ेगा। मतलब उसमें इतना बल आ जाएगा कि कोई उसके परिवार को कुछ कह नहीं सकता। इट विल बी ए इंसल्ट। अगर कोई उसके परिवार को कुछ कहता है तो वो आपके लिए, वो अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा कि आपने कहा कैसे। वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब तब वो उचित अनुचित को देखते हुए वो आपको कुछ भी नहीं कहने देगा, बलशाली हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर टॉरस लग्न की कुंडली है, अब लॉर्ड श्री कृष्णा की जो कुंडली थी वो टॉरस लग्न की थी, उसमें जुपिटर थर्ड हाउस में बैठे हैं और मंगल बैठे हैं 9वें घर में। मतलब दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जो लॉर्ड कृष्णा थे वो लड़ाई करने वाले नहीं थे। वो मतलब वो धर्म के लिए लड़ाई करते थे।
इसी इसी उससे लोग सब उनको जानते हैं। मतलब अगर बात उचित या अनुचित की आएगी तब वो लड़ मर जाते थे। मतलब उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए काम किया। और जो मार्स बैठा है सामने 9वें घर में, वो उच्च का होकर बैठा है, और इधर से जुपिटर उच्च का है। मतलब जुपिटर भी उच्च का हो गया, आइडियल्स भी उच्च के हो गए, धर्म के बारे में उच्च का हो गया, और इधर से मंगल भी उच्च का हो गया, जो कि एक योद्धा है। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक सुदर्शन चक्र की तरह एक्ट कर रहा है। जो मंगल है, वेपन है ना, तो वेपन जो कृष्ण जी के पास क्या वेपन था? इट वॉज सुदर्शन चक्र। वैसे तो वो बांसुरी बजाते थे, लोगों को उससे बड़ी पीस मिलती थी, शांति मिलती थी। लेकिन जब जो थर्ड हाउस है वो आपके हाथ भी दर्शाता है, तो उनके हाथ में हमेशा क्या रहती थी? बांसुरी रहती थी। या कल तो कन्हैया का जन्मदिन था ना, तो हमेशा उनके हाथ में बांसुरी रहती थी। और जब 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 जुपिटर मार्स साथ में हों या एक दूसरे को देख रहे हों, जैसे कि श्री कृष्ण जी की कुंडली में है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जिसके हाथ में वेपन होगा वो उसका यूज़ करेगा। तो वो उसका यूज़ कब करते थे? धर्म के लिए। अन्यथा जिसका भी जुपिटर सैटर्न का इस तरीके से एग्जॉल्टेड जुपिटर और एग्जॉल्टेड सैटर्न ऑपोजिशन में होंगे, वो कभी भी ऐसे शस्त्र को नहीं चलाएंगे। अगर उनके हाथ में शस्त्र है, वो शस्त्र को कब चलाएंगे? राइटियस काम के लिए चलाएंगे, जब कोई काम बिल्कुल गलत होगा। पहले तो वो जुपिटर जो किसका है? धर्म का कारक है, और मार्स जो है एक फाइटर है। तो फाइटर क्या करेगा? धर्म की स्थापना के लिए काम करेगा। अब जो शिशुपाल थे, उनको श्री कृष्ण जी ने बार बार 90 बार, 95 बार, 99 बार बोला कि आप ऐसा मत करो, लेकिन शिशुपाल ने उनकी बात नहीं सुनी। तो क्या हुआ? उनके हाथ का जो शस्त्र था, मंगल था, जिसको हम कहते हैं, जो शस्त्र एक्ट करता है, जो कि सुदर्शन चक्र था, उन्होंने चला दिया। मतलब जब धर्म को रक्षा होगी, धर्म की रक्षा के लिए ही वो वेपन को ऐसा व्यक्ति यूज़ करता है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द थर्ड हाउस। अगर दिस हैज़ ऑलरेडी बीन टोल्ड दैट इफ़ मर्करी इज़ इन थर्ड हाउस, तो ऐसा व्यक्ति जब शास्त्र के बारे में बात करेगा, शास्त्रार्थ करेगा, तो उसको बल मिलेगा, और जैसे जैसे उसकी विद्या बढ़ेगी वो आगे बढ़ता जाएगा। मून के बारे में भी मैंने आपको, इफ मून इज़ देयर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब जो तीसरा घर है, तीसरा घर गुरु उपदेश का भी है। गुरु उपदेश मतलब आप किसी को उपदेश दें या आपको किसी से उपदेश मिले। गुरु का एक वर्ड भी बहुत हैवी होता है, मतलब वजन वाला होता है। उसके एक अक्षर में भी, एक शब्द में भी मतलब भावना जुड़ी होती है। एक शब्द में भी वो एक शब्द बोलते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कह जाते हैं। तो गुरु उपदेश के कारण आपका जो समय भी है वो बदल जाता है। मतलब आपके ऊपर कोई गुरु कृपा हो तो आपके ऊपर बड़े से बड़ा जो वो है, कोई भी दुख आना हो वो टल जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि हम कहते हैं ना मैलिफिक होंगे तो उनके पास बल होगा, ये अगर बेनिफिक होंगे तो वो व्यक्ति बली नहीं होगा। बली होगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी की हम कुंडली देखने जा रहे हैं तो थर्ड हाउस में हम देखेंगे योग, क्या उनमें कोई धन योग या राजयोग बन रहा है। धन योग कब बनता है? जब दूसरा घर, 11वां घर, 5वां घर और 9वां घर आपस में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं या एक्सचेंज होता है, तब हमारा धन योग बनता है। जैसे कि मान लीजिए टॉरस लग्न की कुंडली है, इसमें सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? मरकरी, एंड 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। अगर जुपिटर और मरकरी थर्ड हाउस में बैठ जाएं तो
क्या बनाते हैं, धन योग बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत धन होगा। और दूसरी बात, जब जब ये हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं, जब जब जो कैसे धन कैसे आएगा, जो थर्ड हाउस है वो यात्राओं का है। तो ऐसा व्यक्ति जब जब यात्रा करेगा, जब जब शॉर्ट ट्रैवल करेगा, तो उसको धन की प्राप्ति होगी। या वो जब स्थान परिवर्तन करेगा तब उसको धन की प्राप्ति होगी। तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि मुझे धन, मेरे अच्छे ग्रह बैठे हैं लेकिन फिर भी मेरे को धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप छोटी छोटी यात्राएं करेंगे तो आपको लाभ होगा। जैसे कि एक मेष लग्न की कुंडली है और उस थर्ड हाउस में आपका सैटर्न बैठा है। ये कहाँ का लॉर्ड है, 10th का और 11th का लॉर्ड है। तो 10th का आपका कर्म स्थान है और वो जाकर थर्ड हाउस में बैठ गया और इसका लाभ 11वें घर का है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति को लाभ कहाँ से होगा, जब ये शॉर्ट यात्राएं ही करेगा। ये हम थर्ड हाउस के एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। जो सेल्समैन होते हैं वो जगह जगह घूमते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। और कम्युनिकेशन, जब तक मतलब उनका वो कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है, वो कन्विंस करते हैं तो उनको लाभ होता है। और ये कब होता है, ड्यूरिंग दशा और अंतरदशा। अब हम देख लेते हैं। वैसे तो हम मानते हैं कि वही होता है जो ईश्वर चाहता है, लेकिन फिर भी कर्म करना तो जैसे गीता में लिखा है हमारा फर्ज है। अब अगर हम देख लेते, अभी तो हमने देखा धन योग, अब देख लेते हैं राजयोग। मान लीजिए लग्नेश किसी कुंडली में लग्नेश और दशमेश की युति हो गई और टॉरस लग्न की कुंडली है जिसमें लग्नेश कौन होगा, शुक्र होगा, और दशमेश कौन होगा, शनि और शुक्र जो है तीसरे घर में बैठ गए। तो अगर अब 10th लॉर्ड जो बैठ गया तीसरे घर में, जो कि छोटी छोटी यात्राओं का है, तो ऐसा व्यक्ति अगर छोटी छोटी यात्राएं करेगा तो उसको धनार्जन कर सकता है, धन की उसको प्राप्ति होगी। मान लीजिए आपको कोई कुंडली दिखाने आता है और वो कहता है कि मेरे को तो जो है ट्रांसफ़र हो रही है, तो आप मुझे ये बताओ मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो आप ऐसे में देखेंगे कि अगर आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दीजिए कि आप अगर उसका ये वाली पोजीशन आ रही है जो मैं बता रही हूँ, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप अपना ट्रांसफ़र ले लीजिए, क्योंकि ये तीसरे घर की अगर दशा चल रही है, तीसरे घर की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आपको क्योंकि चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ प्लेस भी तो हम थर्ड हाउस से देखते हैं, उसकी तीसरे घर की दशा अंतरदशा चल रही है, तो आप उसको कह सकते हैं कि हाँ आप ट्रांसफ़र ले लीजिए। तो लग्नेश और दशमेश की युति एक राजयोग बनाती है। थर्ड हाउस ये, और ये सैटर्न और वीनस का जो ये कहाँ पर बन रहा है, ये टॉरस लग्न की कुंडली में ये तीसरे घर में बन रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जब छोटी छोटी यात्राएं करेगा या स्थान परिवर्तन करेगा, तो जिसकी ट्रांसफ़र हो रही है उसको आप ये भी कह सकते हैं कि आप आंख बंद करके उसको बोल दीजिए कि हाँ आप ट्रांसफ़र ले लीजिए, अगर उसकी दशा और थर्ड हाउस से वो कनेक्ट हो रही है। तो उसके कर्म क्षेत्र में उसको मान सम्मान बढ़ेगा और उसको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू 10th हाउस। जब लेकिन कब मिलेंगे, जब वो थर्ड हाउस को यूज़ करेगा, जब अपने कर्मों को जागृत करेगा। कब होगा उसका मतलब, उसका प्रमोशन और ट्रांसफ़र, जब उस व्यक्ति को जो आपसे पूछने आ रहा है आप उसको कह रहे हैं कि आप चले जाइए ट्रांसफ़र ले लीजिए, आपका प्रमोशन भी हो सकता है और ट्रांसफ़र भी हो सकता है अगर लग्नेश और दशमेश की युति थर्ड हाउस में बन रही है। और क्योंकि थर्ड हाउस इज़ ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब चेंज ऑफ रेजिडेंस, ट्रांसफ़र का हो गया, और राजयोग बन रहा है। लग्न और 10वें लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड बैठ गए कहाँ पर,
थर्ड हाउस में, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को आप आँख बंद करके कह सकते हैं कि आप अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, हो रहा है, तो आप आँख बंद करके ले लीजिए, क्योंकि ऐसे में उसको प्रमोशन भी मिल सकता है ड्यू टू राजयोग। नाउ नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि अगर टॉरस लग्न की कुंडली है तो उसमें तीसरे घर में जो मंगल है वो नीच का हो जाएगा, लेकिन अगर वो नवांश में जाकर बली हो जाता है, ये भी एक नियम है कि नीच का प्लैनेट हो और नवांश में जाकर बली हो जाए तो सुपर बेनिफिशियल हो जाता है। देखिए, आप लग्न देख रहे हैं, आप कहेंगे ओहो तीसरे घर में मंगल नीच का हो गया, लेकिन आपने नवांश नहीं देखा, आप नवांश में देखिए वहाँ पर जाकर उच्च का हो गया, तो मंगल सुपर बेनिफिशियल रिजल्ट्स देगा। यहाँ पे महायोग, दिस इज कॉल्ड महायोग, इसको हम महायोग कहते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट थर्ड हाउस। इफ यू लाइक माय वीडियो, kindly like, comment, share and subscribe. Thank you very much for listening me so patiently. Yes, in case of consultation you can contact me at snakekapoor1812@gmail.com. Thank you very much.